Welcome dear friends, today this start class and today we are going to discuss the graphic presentation of data and we are reading this Radha Bhaguna textbook and this reading will help to those students who are not having much reading habits. So उनको ध्यान में रखते हुए ये हमने वीडियो लेसन बनाना शुरू किया है. So we have studied in the previous chapter that diagrams are used to present data in an attractive manner. ये हम सीख चुके हैं कि diagrammatic presentation का main motto क्या है, and that is presenting the data in an attractive manner so that the lay person can also understand it easily. A lay person can also not only understand but also explain it easily. So graphic presentation of data is another method of presenting the data. This is more appropriate than diagrammatic presentation. तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से इन्हांस्ड है, मतलब उससे अच्छा है. ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, जो टूल्स अपनाए जाते हैं वो दे आर मोर प्यूरिफाइड, देयर इज अ मोर improved version of presentation. It is a technique of presenting given information on a graph paper. ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करने का मतलब है कि स्केल और बाकी चीज़ों को का यूज करना, तो उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. ग्राफ्स आर यूज्ड मोर वाइडली देन द डायग्राम्स एज दे प्रेजेंट all types of data on a graph paper. Let us study this in details in this chapter. Okay. Now, graphic presentation of data, its meaning. Graphic presentation of data is a technique of presentation of statistical data on a graph paper. ठीक है, पहला पॉइंट ग्राफ पेपर पर. In the form of lines or curves, किस रूप में होता है? लाइन्स और कर्व्स के रूप में होता है. In other words, data presented with the help of mathematical graphs, किसकी सहायता से? मैथमेटिकल ग्राफ की सहायता से, is known as graphic presentation of data. तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ग्राफ पे प्रेजेंट किया था, मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है. इट इज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. किस तरह का है प्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल, पिक्चर के फॉर्म में होगा. इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच प्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन द अट्रैक्टिव मैनर. न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बहुत ही आकर्षक तरीके से ये प्रयोग किया जाता है. ग्राफ्स प्रेजेंट डेटा इन अट्रैक्टिव मैनर. ग्राफ्स प्रेजेंट data in the attractive manner. Okay, graphs makes the complex data simpler. ग्राफ जो है कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कर देता है. ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी कम्प्रीहेंडेड इजिली. ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, वो आसानी से समझ में आता है लेमैन को भी, एंड कैन बी कम्प्रीहेंडेड, इसको और उससे जो हमको इंफॉर्मेशन डिराइव करना वो भी आसानी से निकाला जा सकता है. ग्राफ्स फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी को ग्राफ्स फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज फॉर एग्जांपल मीडियन, मोड एटसेट्रा. गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. हेडिंग होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, फॉल्स बेसलाइन की अगर जरूरत है तो वो लेना चाहिए. ड्राइंग लाइन, ओके, अलग अलग चीज़ों के प्रयोग के लिए अलग अलग तरह की लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से अंतर किया जा सके, जैसे सिंपल लाइन, ब्रोकन लाइन एटसेट्रा. इस तरह के लाइन का प्रयोग किया जाएगा. नेक्स्ट है इंडेक्स और यूज ऑफ टेबल्स. तो हमारी 6 पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस पूरे गाइडलाइंस को समझ सकते हैं. पहला हमारा हेडिंग्स, दूसरा स्केल, तीसरा फॉल्स बेस लाइन, फोर्थ वन इज ड्राइंग अ लाइन, that is simple broken or dotted lines, and index and use of tables. Now we will see one by one. Heading, it should possesses a suitable title. Title कैसी होना चाहिए? Suitable होना चाहिए. Suitable title or heading which should be able to convey the purpose for which graphs has been made. तो जिस पर्पस से ग्राफ बनाया गया है, एक तो ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जिस पर्पस से ग्राफ बनाया गया है वो उस पर्पस को इंडिकेट करने वाला हो. तो पहला हेडिंग. दूसरा स्केल. ग्राफ्स डू रेफर टू सम स्केल. द चॉइस ऑफ स्केल विल डिपेंड अपॉन
magnitude of data. Scales should be proper so that all the details of statistical information could be accommodated in the available space. Graphs do refer to some scale. The choice of scale will depend upon magnitude of data. Scale should be proper so that all the details of statistical information could be accommodated in the available space. तो स्केल इस तरीके से हो कि जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा को ये कवर करने वाला हो, कवर कर ले, मतलब आसानी से उसमें डिस्प्ले हो, जिससे खूबसूरत भी लगे और बाकी जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के जो फीचर्स होने चाहिए वो स्केल के माध्यम से फुलफिल होना चाहिए। बहुत बड़ा डाटा हो जाए कोई, उसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको फॉल्स बेस लाइन लिया गया है, क्योंकि डेटा ही स्टार्ट होता है 5000 से, 5000 से। अगर 5000 से स्टार्ट होता है तो 5000 अगर हम छोटे छोटे लेते 10, 20, 30 या 120 या 3 इस तरह से अगर कुछ भी लेते तो बहुत बड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया, स्टार्टिंग ही 5000, क्योंकि बाकी जो डेटा थे वो 5000 के बाद ही थे, तो हमने 5000 यहाँ हमने बेस लाइन ली। अब इसके ऊपर हमारा ये कंस्ट्रक्शन होगा। फॉल्स बेसलाइन, एज ए रूल स्केल ऑन द वाई एक्सिस शुड बिगिन फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन इफ द वैल्यू इन अ सीरीज आर वेरी लार्ज, अगर लेकिन ये क्या है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 0 इज वेरी हाई। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5000 है और 0 यहाँ, तो 0 इसके बीच में काफ़ी 5000 का डिफरेंस है, वेरी हाई। देन OY axis would start from the above the point O. For example, if a production of a company, if the production of a company start from rupees 5000 and goes up rupees 9000 in 5 years, then we will use false baseline. Okay, अभी समझ में आ गया, ये फिगर दिया हुआ। नेक्स्ट है ड्राइंग अ लाइन। We need to join the plotted points on the basis of values of x and y variables. We may use different lines to join the points. This should be clearly indicated. The line used may be the line used may be simple line, broken line, dotted line. Index, there should be proper index given along with the graph to explain the details of lines and colors used for presenting the variables in the graph. Use of tables, corresponding tables should also be given along with graphs so that complete information is given to the viewer. Okay, corresponding tables should also be given along with the graph so that complete information is given to the viewer. Use of tables is essential when the related information is required to be comprehended. Use of tables is essential when the related information is required to be comprehended. Now, types of graphs. There are two types of graphs: frequency distribution graphs and time series graph. Frequency distribution graphs. In these graphs, data are expressed in terms of distribution of frequencies into a variable, discrete or continuous. Okay, इस तरह के frequency distribution graphs में graphs data are expressed in terms of distribution of frequencies के रूप में होगा, into a variable, ये किस तरह का होगा, discrete भी हो सकता है, continuous भी हो सकता है। The frequencies are plotted along with the y axis. Frequencies y axis पर plot किया जाता है, x axis इधर होता है parallel to the horizontal and it's a y axis but perpendicular. Y axis and class limits are taken on the x axis. These are graphs are further classified as. तो frequency distribution graphs को यहाँ classifications का दिखाया गया है। LFG, FP, ogive, that is cumulative frequency curve, cumulative frequency curve, CFC, cumulative frequency, LFG, FP, CFC, FC, frequency curve and histogram, ये है histogram। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स को हम क्लासिफाई करते हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ LFG, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व CFC, फ्रीक्वेंसी कर्व FC एंड हिस्टोग्राम। ये हमारे क्लासिफिकेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स के।
Now we'll study line frequency graph. These are used to depict a discrete series on a graph paper. In these graphs, values or items are taken x-axis, corresponding frequencies are taken on y-axis. Frequencies are plotted in the form of vertical straight line. Frequencies are plotted in the vertical straight line. Okay. Now we'll see the one question, and based on this question we can solve the problems. Question हमारे सामने है, present the following information with the help of line frequency graph. LFG के द्वारा दिखाना है. मार्क्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 5, 15, 20, 10, 25, 50. अब ये हमारा ग्राफ पेपर तैयार है. ध्यान से देखेंगे हम ग्राफ पेपर को. ग्राफ में सबसे पहले हमने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट लेते हैं. ओके. और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स एक्स एक्सिस. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये हमारे बीच में मिलीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 हो गया. तो मतलब 5 जो यूनिट्स है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर 5, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक. तो ये 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हमारा 5 + 5 10 इस तरह से हमारा बन गया इधर. इस तरह एक्स एक्सिस पर हमने लिया 10 मार्क्स. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स. 10 का डिफरेंस बन गया. ओके. इसका जो भी वैल्यू है, अब मार्क्स हमारा 10 है, एक्स एक्सिस 10 की तरफ है. ये हमारा एक्स एक्सिस को लिख देते हैं. एक्स एक्सिस मार्क्स हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने ये लिया है ये. ओके. नंबर ऑफ स्टूडेंट देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस पर है. तो 10 पहले इधर राइट आया, इसके बाद हमने 5 लिया, इसके बाद फिर 20 राइट आएंगे नीचे, और देन विल मूव 15. ओके. इसके सामने फिर 30 नीचे इधर आएंगे हम, इसके बाद 20 ऊपर जाएंगे. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, इसके बाद तब फिर हम वाई एक्सिस पर जाते हैं. पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं. पहले हम एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे. एक्स एक्सिस पर पहले मूव करेंगे, इसके बाद फिर वाई एक्सिस पर जाएंगे. इधर हमने 40 और 10 लिखाना है. तो 40 पहले हम इधर आए, एक्स एक्सिस पर आए, पहले इधर एक्स एक्सिस पर आए 40, और फिर वाई एक्सिस पर आ गए 10. इस तरह 60 और 15, 60 पर आया, फिर 15 ऊपर गए. इस तरीके से हम मार्क करते हैं. नाउ वी विल स्टडी हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम. 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया. हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम. कितने डायमेंशनल का है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है. और इसके बाद इट इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सबसे अधिक यूज होने वाला ये मेथड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का. नेक्स्ट हमारा इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है. इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज और क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में होता है या क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो इस तरह की दो स्थितियों में हम हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं. It is a set of rectangles with base as the interval between the class boundaries taken along x-axis. It is a set of rectangles. ये rectangles का एक set है with the base as the intervals between class boundaries taken along x-axis. तो ये हमारा जो भी हिस्टोग्राम बनता है वो एक रेक्टेंगल के शेप में बनता है. इसे ना ये रेक्टेंगल एक शेप. इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद द बेस as the intervals between the class boundaries taken along x-axis. Okay. So with the base, the set is a set of rectangles with base as the intervals between the class boundaries are taken along this. So मतलब ये क्लास इंटरवल को हम कहाँ लेते हैं, क्लास इंटरवल को हम लेते हैं इस पर एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल लेते हैं. क्लास इंटरवल अगर मिड पॉइंट दिया हो तो उसको पहले हम क्लास इंटरवल बना लेंगे, तब डिपिक्ट करते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर लेते हैं. लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी एंड द ब्रेड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम इंडिकेट्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. मतलब ये साइज है, ये दिस इज साइज. ये क्या बताता है, इंडिकेट्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. इस क्लास इंटरवल कितना बड़ा है. अगर क्लास इंटरवल 0 से 10 है, तो अगर ऐसा है तो अगर 20 होगा तो क्या हो जाएगा 0 से 20, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा.
ठीक है। नाउ टोटल एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम्स रिप्रेजेंट द टोटल फ्रीक्वेंसीज। हिस्टोग्राम के द्वारा जो टोटल एरिया कवर किया जाता है वो क्या हो जाता है, मान लो ये हिस्टोग्राम हमने बनाया, तो टोटल एरिया जो कवर किया गया ये यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ये सब मिलाते हुए ये सब पूरा एरिया, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज को बताता है। सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दें तो पूरा एरिया निकल जाएगा हिस्टोग्राम का। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। देयर आर 4 केसेस। कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं। पहला है व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30 और 30 to 40। तो ये हमारा इक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है अनइक्वल क्लास इंटरवल, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 70, ऐसा कुछ भी हो सकता है। व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, और जो मिड पॉइंट दिया होगा ना, अभी जैसे मैंने चर्चा किया था कि मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है तो मिड पॉइंट को पहले हम क्या करेंगे, उसको हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल निकालने का तरीका होता है 5, 10, 15। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम उस डिफरेंस को काउंट करके डिवाइड करते हैं, उसको हम प्लस माइनस कर देते हैं। व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर गिवन। इंक्लूसिव है तो उसको हम एक्सक्लूसिव में पहले बदल देंगे, तब इसके बाद हम करेंगे। ओके, हम वन बाय वन वी विल जस्ट सी ईच टाइप ऑफ एग्जाम। व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, class intervals is taken on x-axis in which breadth of the rectangle is equal to class size. Frequencies are taken on y-axis. Okay, so class intervals is taken on x-axis in which breadth of the rectangle is equal to class size and frequencies are taken on y-axis. Length or height of a rectangle is equal to frequency or corresponding class intervals. Okay, when equal class intervals are given, class intervals is taken on x-axis in which breadth of the rectangle is equal to class size. Frequencies are taken on y-axis. अब ये हमने पहले चर्चा कर लिया कि हम x-axis पर क्या लेते हैं, ब्रेड्थ मतलब क्लास इंटरवल को लेते हैं और y-axis पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। हम एक 1 by 1 क्वेश्चन देखेंगे तब हम इसको और डिस्कस करते हैं। लेंथ और हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी वो हाइट को बताएगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन विल सी दिस ग्राफ आल्सो। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लास इक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस क्या है, इक्वल है। ओके, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है ये। अब इसी को डिपेक्ट किया गया है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास इंटरवल लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और वाई एक्सिस पर हमने लिया स्केल, मान लिया कि ये हमारा ए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 यूनिट। तो 1 8 8 प्लस 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 8 32 32 ऐसे करके हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब 0 to 10 में 8 गया, 0 to 10 लिया 8 की तरफ आ गया। ओके, 10 to 20 16 है, 8 प्लस 8 16 यहाँ पर आ गया। वेरी गुड। 20 to 30 24 गए, फिर ये बिल्कुल साथ चलते हैं। 30 to 40 40। और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन गया। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। अनइक्वल क्लास इंटरवल तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 0 to 10 था, 10 to 20, 20 30, ये सब इक्वल क्लास इंटरवल है। अब हमारा क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। 0 to 10 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हियर फ्रीक्वेंसीज नीड टू बी एडजस्टेड। फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज नीड टू बी एडजस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स विल बी डिफरेंट। विड्थ विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल। Height of rectangles will depend on adjusted frequencies. Height of the rectangles will depend upon the what? Adjusted frequencies. Frequency को हमको adjust करना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या था, width of the rectangles would be different। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बराबर बराबर सब हो रहा था क्योंकि क्लास इंटरवल बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल चूंकि डिफरेंट होगा तो इसलिए width भी डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसीज आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ये हमारा फार्मूला है फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का, जहाँ पर क्लास इंटरवल बराबर नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर।
ओके, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर्स। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? साइज ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइड बाय सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लास इंटरवल, सेट साइज ऑफ लोवेस्ट क्लास इंटरवल। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? साइज ऑफ द कंसर्न क्लास और डिवाइड बाय साइज ऑफ द lowest class interval. Now we will see one example and then we will go to the bed. Construct a histogram of the following diagram. 10 to 15 5 का difference है, 15 to 20 5 difference लिख दूँगा, कन्फ्यूजन मुझे ही हो जाएगा। 5 5 यहाँ पर देखिए 10 का डिफरेंस है और हियर 20 का डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों जगहों पर क्या है? 10 और 20 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। वीकली वेजेस, ठीक है, 10 to 15 आंगनवाड़ी का वेज लगता है। 10 to 15 15 20 22 25 25 to 30 30 to 40 40 to 60। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स 4 16 24 इतने दिए हुए। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? एडजस्टमेंट फैक्टर है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है, उसको डिवाइड करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो हम ऐसा फिगर लेते हैं जो आसानी से सब काम कर जाए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर है। इसका फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट तो 4 डिवाइड बाई 1, जिस जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड किया एक फैक्टर से, जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पर 1 2 और 4 को छोड़ दें तो इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर 1 to 1 1 1 1 1 4 बार और 2 और 4 है। अब इस नंबर ऑफ वर्कर्स को हम डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर हमने 10 15 ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। हमने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 5 है, डिवाइड कर दिया 5 5 5 5 10 20 सबसे पीछे हैं। ओके, एंड डाउन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट क्या होगा? 4, दैट इज इट हैज कम टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। और 16 डिवाइड बाई 1 16 24 डिवाइड बाई 1। तो ये हमारा 1 कहाँ से आ गया? ये हमारा 1 है यहाँ से। और इसी तरह 40 is 2। अब ये 2 कहाँ से आया? मार्क करते हैं यहाँ पर, 2 यहाँ से आया, एडजस्टमेंट फैक्टर है। इसी तरह सिमिलरली 4 इज व्हाट? एडजस्टमेंट फैक्टर 4 इज योर्स। और इस तरीके से हमारा ये डायग्राम और इस तरह हमारा ये एडजस्टमेंट फैक्टर ये ग्राफ शीट तैयार होगा। सबसे पहले देखिए स्केल देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर 4 वर्कर हो गया। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 वेजेस एक्स एक्सिस पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 वेजेस। So now recapitulation, one more is left which I will prepare in the next video, but अभी तक recapitulation करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये 5 प्रकार के होते हैं बेसिकली। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, LFG फ्रीक्वेंसी ग्राफ, FP ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसके बाद हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व। और एक एक करके हमने लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम चले आए हिस्टोग्राम के ऊपर, और हिस्टोग्राम पर हमने देखा हिस्टोग्राम किस प्रकार से कन्वर्ट किया, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट और इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसके आधार पर हम हिस्टोग्राम के ऊपर ड्रॉ करना सीख लिए। उसके बाद कुछ विशेष केस होते हैं जहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल है, उनके ऊपर भी हमने प्रयोग करके देखा कि किस तरह ड्रॉ करते हैं। आई होप दैट यू लाइक दिस। थैंक यू।